गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संघवाद के अंदर संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कल हमने संघवाद की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की भी चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं संघ सरकार की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख संघ सरकार जो है, जिसमें संघवाद की जो चर्चा है वो सबसे प्रमुख रही है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न पक्षों के अंदर रहा है। केंद्र और राज्य स्तर जो है सरकार है वो मुख्य तौर पर, इसके साथ साथ स्थानीय सरकारों का भी काफ़ी महत्व रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले संघ सरकार की विशेषताओं में सबसे जो अहम बात है वो है भारतीय जो संविधान है उसका लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान। संघीय जो सरकार में लिखित और कठोर संविधान बना है, जिसमें केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य दोनों प्रकार की जो सरकारें हैं, इसमें इनकी शक्तियों का जो बंटवारा है वो क्या है, विभिन्न प्रकार से किया गया है। दोनों प्रकार की सरकारों का, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार की सरकार है। अपने सत्र में अपने हितों में अकेले संविधान में परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता। संविधान के अंदर यदि किसी बात में या कोई भी जो प्रावधान है उसमें बदलाव करना हो तो वो केंद्र और राज्य की सहमति है वो जरूरी होती है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का मतलब क्या है? भारतीय जो संविधान है वो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल न हो तो उसे न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान जिसमें नियमों का संग्रह, कानून व्यवस्थाओं का प्रमुख जो प्रभाव देखने को मिलता है या ऐसे नियमावली का संचय किया गया है जो किसी भी सत्र की सरकार का संचालन करने के लिए जरूरी है। यदि संविधान में किसी भी प्रकार का फेरबदल होता है या उसके भावनाओं के अनुरूप उसके अंदर बदलाव नहीं होता तो न्यायपालिका ऐसे प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस तीसरा है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका प्रमुख रूप से स्वतंत्र है। संघीय राज्यों में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका के जो मुख्य कार्यों का सही व्याख्या करना, उसमें संविधान जो है उसकी रक्षा करता है। संविधान न्यायपालिका का क्या है?
रक्षक माना गया है। न्यायपालिका ही केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य के बीच में किसी बात को लेकर कोई मतभेद पैदा होता है तो इसका पूर्ण जो है निदान वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में है दो स्तरीय विधायिका का होना। संघीय सरकार में विधायिका जो है वो 2 सत्र पर होती है। एक जो सत्र होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। और दूसरा जो सत्र है वो करता है जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व। अब जनता का प्रतिनिधित्व होता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार। क्योंकि गणराज्य जो भारत के मौलिक जो संविधान के अंदर मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं या संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें गणतंत्र जो शब्द दिया गया है, गणतंत्र, जो जिसमें किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता के द्वारा होता है, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2 स्तरीय जो विधायिका है, एक तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद में है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। संघीय सरकार में सरकार की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा है वो क्या है? केंद्र व राज्य दोनों का अलग अलग प्रकार से या ठीक प्रकार से बांटा जा गया है, ताकि किसी भी बात को लेकर उन दोनों सत्र की सरकारों के बीच में मतभेद की संभावना जो है बहुत कम रह जाए या किसी भी प्रकार का जो है मतभेद उसमें पैदा न हो। तो ये थी संघ सरकार की प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि संघवाद जो है या संघ सरकार जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। संघवाद जो है, संघवाद के कार्य या संघवाद जो है किस प्रकार काम करता है। संघवाद के अंदर भारत के अंदर राज्यों का जो गठन है वो क्या है? भाषाई आधार पर हुआ है, यानी भाषाई राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के बाद में जब राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई थी, राज्यों के पुनर्गठन का मतलब क्या है? जब राज्यों जो थे उनका पुनर्निर्माण किया गया था तो पुनर्गठन की जो मांग थी वो काफ़ी उठी थी, ज़ोर शोर से उठी थी। और एक कमीशन की सिफारिशें जो है मंजूर की गई ताकि राज्यों का भाषाई आधार पर जो है गठन किया जा सके। कई राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया था, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये जो राज्य थे ये प्रमुख थे जिनका भाषाई आधार पर जो है गठन किया गया था। तो इससे उनकी जो एकता जो थी वो बढ़ी थी और पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के बीच में जो तनाव की जो स्थिति थी वो बहुत ही कम हो रह गई थी। इसके बाद में है भाषा से संबंधित नीति। भाषा से या भाषाई जो नीति थी उसका अपनाना, यानी भाषाई नीति में क्या था? भारत एक
बहुभाषी राष्ट्र है। भारत क्या है? बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पे विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है और संविधान के अंदर कुल 22 भाषाएं हैं। हिंदी को छोड़कर अन्य 21 भाषाओं यानी हिंदी के समेत कुल 22 भाषाएं जो दी गई है। हर एक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा है जिसमें किसी भी प्रकार की भाषा का यदि वो चुनाव करना चाहे तो वो हर प्रकार की भाषा का या अपने क्षेत्र जो राज्य भाषा है उसका प्रयोग कर सकता है, उसको चुन सकता है। तो राज्यों की अपनी भाषा होती है और इसके साथ साथ हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है जो पूरे देश के अंदर लागू की गई है। लेकिन यदि कोई राज्य अपनी स्वैच्छिक इच्छा से हिंदी नहीं अपनाना चाहता तो वो अपनी राज्य भाषा का चुनाव कर सकता है। 1965 में अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है वो बंद किया गया था, परंतु राज्यों की जो मांग थी उसके कारण इसको जो है दोबारा शुरू किया गया था या इस जो है चालू रखा गया था। केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही किया और संघीय भाषा से संबंधित नीति ने भारत की जोड़ने वाली एक नीति जो अपनाई और यहाँ पर श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा न हो ये ऐसा जो है प्रावधान किया गया था। तो श्रीलंका में ऐसा क्यों था? क्योंकि श्रीलंका के अंदर 2 प्रकार की भाषाएं थी जो हमने पीछे पढ़ा था, श्रीलंका और बेल्जियम का जो उदाहरण था, जिसमें श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में थी या इसका जो बहुसंख्यक थी तो इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा था। इसके अलावा दूसरी भाषा थी उसका जो है प्रभाव जो कम था या अल्पसंख्यक प्रभाव में वो थी। इसके बाद में केंद्र राज्यों का संबंध। केंद्र व राज्यों का संबंध। केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते हैं वो संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो है 1990 में केंद्र सरकार ने उन राज्यों को बर्खास्त किया था जो उनके दल की सरकारें नहीं होती थी। यानी केंद्र जो सरकार थी उन्होंने राज्य सरकारों पर जो है प्रभाव डाला था और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसमें इस जो केंद्र सरकार थी उसके दल की जो सरकार है वो राज्यों में नहीं थी। लेकिन यह प्रथा जो है अपनाई नहीं गई। अब तो अलग अलग जो राजनीतिक दल उस समय तक कुछ विशेष 1 या 2 राजनीतिक दल होते थे जिसका प्रभाव जो है पूरे देश के अंदर होता था। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय भाषाओं क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका प्रभाव जो है बढ़ने लगा, क्षेत्रीय दल थे उसका प्रभाव बढ़ने लगा, तो वैसे वैसे राज्य सरकारों ने जो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है करना स्वयं शुरू कर दिया था। और संविधान में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अब अपनी शक्तियों का जो प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी भी एक दूसरे की शक्तियों पर प्रभाव उसको जो है दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते हैं या केंद्र राज्यों का जो संबंध है वो इस प्रकार है। जो शक्तियों का विभाजन है वो अलग अलग किया गया है। अब हम बात करते हैं
भारत के अंदर, भारत में पंचायती जो राज है, पंचायती राज या पंचायती संस्थाओं का जो विकास है वो किस प्रकार धूमिल रहा है या धीमा रहा है, उसके प्रगति के कारण कम है, इसका प्रमुख कारण क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं भी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी किसी भी प्रकार का स्पष्ट जो है वो संकल्प की जो स्थिति है वो नहीं थी। कई जो लोग हैं संस्थाओं को केवल क्या है प्रशासनिक इकाइयों का भाग मानते हैं, जो पंचायत स्तर या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जो गांव से संबंधित है, तो वो इसको इतना प्रभावशाली नहीं मानते या एक प्रशासन की इकाई मानते हैं, प्रशासन की इकाई के रूप में इसको देखते हैं, जिसका प्रभाव है वो राज्यों तक नहीं और केंद्र सरकार या जो उच्च स्तर पर भी नहीं माना जाता। तो लोग जो है इसे निम्न स्तर का मानते हैं और कई लोग जो है ग्रामीण संस्थाएं हैं उसको स्थानीय सरकार का केवल एक चार्टर या एक ऐसा एक्ट मानते हैं जो संकल्प, तो सही संकल्प न होने की स्थिति में ये इतना प्रभावशाली नहीं रहा है। दूसरा है इसकी जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली की जो समस्या थी वो इसमें सबसे प्रमुख है। स्थानीय जो सत्र है उसमें संस्थाओं के जो कामकाज है, संस्थाओं के कामकाज जो है वो प्रशासनिक सहयोग, प्रशासनिक सहयोग न होने के कारण इतना विकसित नहीं होगा। इसके साथ साथ वित्तीय साधन, वित्तीय जो साधन है यानी धन की कमी के कारण भी इतना प्रभावशाली नहीं रहा। और इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी समस्या थी वो है नौकरशाही की, नौकरशाही की, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी भी है जिसमें राज्य स्तर पर जिसकी सरकार होती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी दल से संबंधित कोई चुनाव या पद और सरपंच जो चुने जाते हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर विकास जो है वो ज़्यादा होता है। विपक्षी दल का यदि कोई व्यक्ति उन पंचायत समिति में पंचायत के पद पर जो आसीन होते हैं या चुना जाता है तो उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। इसके साथ साथ जो चुनाव है, चुनाव वो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। चुनाव जो है वो अनियमित है। 73वां जो संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो चुनाव होंगे वो एक स्थायी निश्चित समय पर किए जाएंगे, लेकिन 5 वर्ष की जो अवधि थी उसमें भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें चुनाव जो है वो सही समय पर नहीं होते, अनियमित रूप से होते हैं। और अंतिम है प्रतिनिधि जो नौकरशाह होते हैं या जो चुनाव चुने जाते हैं चुनाव के अंदर या संस्थाओं में काम करने वाले जो पद और सरपंच जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों के बीच में के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। वही बात जो क्षेत्रीय दल में पंचायत स्तर पर जो चुने जाने वाले जो लोग होते हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है वो किसी प्रकार की जो नीति
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन संस्थाओं के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जो चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच के अंदर उनका संबंध है वो किस प्रकार का है। यदि उनके बीच में रिश्ते गहरे हैं तो वहाँ पे विकास कार्य है वो लगातार होता है। यदि प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं या किसी बात को लेकर उनके बीच में वाद विवाद होता है, मतभेद पैदा होता है, तो ऐसी जगह पर विकास कार्य वो है सही रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो ये थी पंचायती राज से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली में जो समस्याएं थी प्रमुख रूप से, या उनका जो विकास कार्य है वो किस प्रकार धीमा रहा है। तो आज हमारा ये संघवाद का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारे हाफ सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट है, आज हो चुका है, और नेक्स्ट हम इसकी जो रिवीजन है वो शुरू कर रहे हैं। आपको ये तो सूचना मिल चुकी होगी कि 1 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी प्रकार से करें। ज़्यादा से ज़्यादा जूम मीटिंग जो है अटेंड करें। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो जूम 20 या 17-18 बच्चे जो है जूम मीटिंग के अंदर भाग लेते हैं। आगे से जब भी जूम मीटिंग होगी तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो भाग लें, ताकि उनकी जो अटेंडेंस है वो सही रूप से लग सके। सिलेबस से संबंधित जानकारी और किसी भी प्रकार की सिलेबस से संबंधित जो समस्या है उसका निवारण किया जा सके। थैंक यू।